चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो 2023 का क्वेश्चन पेपर फटाफट से कर लेंगे। इसमें बहुत डिटेल में आंसर्स नहीं दिए हैं, लेकिन पेपर में हमको डिटेल में लिखना है। बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग शॉर्ट में आंसर्स ख़त्म करेंगे, ताकि ये ख़त्म हो तो हम लोग जो शॉर्ट आंसर्स है वो भी कंप्लीट कर सकें। नाउ, grounds on which a Parsi can file a decree of nullity of marriage. That means मैरिज को नलीफाई करने के लिए पारसी कौन से ग्राउंड्स पे उनकी मैरिज जो है वो नलीफाई का डिक्री मांग सकता है। डिक्री मतलब जब कोर्ट डिवोर्स का जजमेंट देती है तो उसे ऑर्डर या जजमेंट ना बोलकर उसको डिक्री बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ डिक्री। तो वो जो डिक्री होती है दैट इज़ फॉर यूजुअली इन द केसेस ऑफ डिवोर्सेस, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो पारसीज में कौन से ग्राउंड पे हो सकता है, और वो कौन सा ग्राउंड है जब उसे बोलेंगे कि नलिटी है, मतलब नल एंड वॉइड था। तो कब नल एंड वॉइड बोला जाएगा, कब मैरिज ही नल एंड वॉइड होगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो कोर्ट जो है वो डिक्री दे सकती है कि आपका जो मैरिज है वो इनिशियली ही नल एंड वॉइड था। तो अ पारसी मैरिज मे बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, दैट इज नलिटी, if it has not been consummated owing to natural incapacity of either party। दोनों पार्टी में से कोई भी एक पार्टी की वजह से अगर उन दोनों में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, नॉट कंज्यूमेटेड, तो ऐसे केसेस में पारसी मैरिज को नल एंड वॉइड माना जाएगा। अंडर पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 a suit of nullity may be फाइल्ड ऑन दिस ग्राउंड। इस ग्राउंड पे सूट ऑफ नलिटी फाइल कर सकते हैं। हु इज़ अ मुस्लिम? मुस्लिम, ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी 25 के भी उसमें किया था। मुस्लिम इज़ अ पर्सन हु प्रोफेस द रिलीजन ऑफ इस्लाम। जो इस्लाम के रिलीजन को मानता है वो मुस्लिम है। मुस्लिम कोई इंसान बाय बर्थ भी हो सकता है और बाय कन्वर्जन भी हो सकता है। एक्सप्लेन द लेटेंट एम्बिग्विटी अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो लेटेंट एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है? एम्बिग्विटी मतलब क्या कि कन्फ्यूजन, और लेटेंट मतलब क्या कि जिसको मिलने वाला है, जो कोई वसीयत है उसको मिलने वाली है, उसकी एम्बिग्विटी नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है। एम्बिग्विटी इज कन्फ्यूजन। तो लेटेंट एम्बिग्विटी अराइजेस व्हेन द लैंग्वेज ऑफ विल, जब विल की लैंग्वेज क्लियर नहीं है। लेटेंट मतलब कौन? जिसको मिलने वाली है प्रॉपर्टी, उसके बारे में क्लियरिटी नहीं होना, दैट इज़ लेटेंट एम्बिग्विटी। जब विल में क्लियर नहीं है कि ये प्रॉपर्टी किसको मिलनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी कोई कंडीशन है कि ये कंडीशन होगी तो इसको मिलेगी, नई कंडीशन होगी तो उसको मिलेगी, कहीं भी मतलब मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, एम्बिग्विटी है, कन्फ्यूजन है, तो बोलेंगे लेटेंट ambiguity। Latent ambiguity arises when a language of a will appears clear, language तो clear दिखती है, but becomes uncertain when applied to external fact। but कभी कभी वो uncertain समझ में आती है क्योंकि जो conditions होगी उसमें या जो बातें होगी उसमें जो फुलफिल रियल लाइफ में नहीं हो सकती है या फिर नहीं हो रही है उस पर्टिकुलर केस में। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है विथ रिलेशन टू द लेटेंट हु इज़ अ रिसीवर। So such ambiguity may be removed by admitting extrinsic evidence। तो ऐसी ambiguity, ऐसा जो confusion होगा उसको remove किया जा सकता है with the help of any evidence, कोई evidence दिया तो। Who is said to have died intestate? कब बोलेंगे कि कोई इंसान इंटरस्टेट डाइड हो गया, मतलब क्या? बिना विल बनाए ही वो एक्सपायर हो गया। A person is said to die intestate when he dies without leaving a valid will। वैलिड विल नहीं है मतलब वो इंटरस्टेट डाइड है। अब अगर विल है भी लेकिन वो वैलिड नहीं है, उसमें साइन नहीं है, उसका विटनेस का साइन नहीं है, प्रॉपर क्लियर चीज़ें नहीं है, विल वैलिड नहीं है, तो भी उसको डाइड इंटरस्टेट माना जाएगा। जब अगर वो वैलिड विल छोड़ के नहीं गया है तो वो इंटरस्टेट डाइड बोला जाएगा। इन सच केसेस हिज प्रॉपर्टी डिवॉल्व्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंटरस्टेट सक्सेशन। तो अगर वो टेस्टामेंटरी सक्सेशन नहीं है, मतलब विल बना के नहीं गया है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी एज पर इंडियन सक्सेशन एक्ट, मतलब इंटरस्टेट सक्सेशन के लॉ के हिसाब से। व्हाट इज़ द टाइम एंड प्लेस ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ अ क्रिश्चियन मैरिज? तो हमें पता है कि ऑर्डिनरीली 6 AM to 7 PM के बीच में क्रिश्चियन मैरिज जो है वो सोलेमनाइज होनी चाहिए, और
चर्च में ही होनी चाहिए। अगर चर्च में पॉसिबल नहीं है, उस एरिया में कहीं चर्च नहीं है, तो ऐसी कोई भी प्लेस जो परमिटेड है एज पर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। कोडिसिल क्या है, जिसमें मैंने बहुत गड़बड़ी की थी समझाने में। तो कोडिसिल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो विल को एक्सप्लेन करता है। वो एक सप्लीमेंट्री पार्ट हो सकता है जो अल्टर, कहीं कुछ चीज़ें हमको अल्टर करनी है, ऐड करना है प्रोविज़न को, कुछ और एक एक्स्ट्रा क्लॉज डालना है, तो पूरी विल चेंज करने के बजाय जब आप एक एडिशनल सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट विल के साथ अटैच कर देते हो, जिसमें थोड़े बहुत अल्ट्रेशंस के बारे में होगा, थोड़ा बहुत उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, हो सकता है आपकी विल में कोई चीज़ क्लियर नहीं है एंड यू रियलाइज लेटर ऑन, तो पूरी विल चेंज करने से अच्छा आप उस पर कोडिसिल अटैच करोगे। आपकी कोई प्रॉपर्टी ऐड हो गई, जब विल बनाया था तब 4 प्रॉपर्टीज़ थी, अब 2 और एक्वायर की, तो उन दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो आप डिटेल लिखोगे उसमें ऐड करोगे कोई प्रोविज़न, या हो सकता है आपने 2 प्रॉपर्टी बेच दी तो कुछ अल्टर करोगे 2 प्रोविज़न। तो कुछ भी मेन पूरे विल को चेंज करने से अच्छा आप एक एडिशनल इंस्ट्रूमेंट जो अटैच करते हो उस पर, सप्लीमेंट्री विल भी बोला जाता है, कोडिसिल भी बोला जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय कियास? कियास क्या है? जब हम मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं तो सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं, तो सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ में एक कियास भी एक सोर्स है ऑफ अ मुस्लिम लॉ, जो मुस्लिम लॉ का सोर्स है समझने के लिए उसको। जैसे कि हमने पढ़ा है कि सबसे पहला तो कुरान है, फिर जो भी हमने डिटेल्स अभी और भी हम आगे करेंगे तो वो सब है, उसमें कियास भी है। तो कियास मीन्स एनालॉजिकल डिडक्शन और रीजनिंग इन इस्लामिक लॉ। जहाँ पे रीजनिंग है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, बताया है कि क्यों ये चीज़ मानी जाती है और क्यों चीज़ ये नहीं मानी जाती है। इट्स एनालॉजिकल डिडक्शन है, रीजनिंग है इस्लामिक लॉ का। तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है, यूज्ड वेयर कुरान एंड सुन्ना आर साइलेंट। तो सबसे पहले तो कुरान ही है प्राइमरी सोर्स। अगर कुरान से कोई चीज़ क्लियर नहीं है, फिर सुन्ना के ऊपर आता है। सुन्ना इज़ द जो मोहम्मद प्रॉफिट के वहाँ उनसे जो भी चीज़ें सीखी गई है वो चीज़ें इज़ अ सुन्ना। फिर उसके बाद और एक चीज़ आती है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, देखते हैं अभी आगे आएगा इसका आंसर। उसके बाद है कियास। तो कियास जो है वो रीजनिंग की बात करता है एज़ पर इस्लामिक लॉ। उसके बाद व्हाट आर द क्लासेस ऑफ ईयर्स अंडर मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से कौन लीगल ईयर्स होते हैं, मतलब वारिस कौन होते हैं? एक तो शेयरर्स जिसको बोलेंगे, जो कुरान के हिसाब से लीगल ईयर्स हैं, उनके बच्चे हैं जो भी हैं, तो वो शेयरर्स है। उसके बाद है रेसिड्यूअरीज, जो हम नॉर्मल में भी देखते हैं कि रेसिड्यूअरी जो होते हैं, जिनको प्रॉपर्टी लास्ट में जिनको मिल जाएगी जब कोई भी अवेलेबल नहीं होगा, तो उसे बोलेंगे असाबा, दैट इज़ रेसिड्यूअरी। फिर होगा डिस्टेंट काइंडरेट, कोई दूर का कोई होगा, उसको भी मिल सकता है हियरशिप, मतलब जो प्रॉपर्टी में जो भी हियरशिप होगी, जो हिस्सा होगा वो उसको भी मिल सकता है। तो 3 क्लासेस होंगे, वन इज़ जो कुरान के हिसाब से हियर्स हैं, और दूसरे जो रेसिड्यूअर्स हैं, और तीसरा जो डिस्टेंट हैं, दूर के भी काइंडरेट हैं वो लोग। उसके बाद राइट ऑफ हिजानत, हिजानत मतलब राइट ऑफ कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन, माइनर बच्चों की कस्टडी किसको मिलेगी, उसे बोलेंगे राइट ऑफ हिजानत। यूजुअली तो मदर को मिलती है। The mother is generally entitled to the custody of the young children because welfare of the child is a primary consideration. फीचर्स क्या है? कस्टडी प्राइमरीली मदर को मिलती है, मतलब हिजानत का जो हक है वो माँ का होता है। तो कस्टडी बिलोंग टू प्राइमरीली टू द मदर। इट रिलेट्स टू केयर एंड अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। फादर रिमेन्स द नेचुरल गार्जियन, फादर नेचुरल गार्जियन ही रहते हैं। वेलफेयर ऑफ अ चाइल्ड इज़ अ पैरामाउंट, इंपॉर्टेंट सबसे सुप्रीम चीज़ क्या है? बच्चे का वेलफेयर। इसीलिए जो मदर होती है उनको ही हिजानत का राइट होता है। ड्यूरेशन क्या है? अगर वो सन है तो 7 साल तक हिजानत का हक माँ के पास है। अगर वो डॉटर है तो टिल द प्यूबर्टी ऑफ अ डॉटर जो है वो हिजानत का हक उसकी मदर के पास है। तो ये दोनों एज पर सुन्नी लॉ है। डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट अंडर डिवोर्स एक्ट, तो क्या उसके, ये बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, वी डोंट हैव टू राइट इन सच शॉर्ट लाइन्स, वो डिटेल में लिखना है, बट जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन। डिवोर्स एक्ट मीन्स डिवोर्स एक्ट परमिट डिसॉल्यूशन ऑफ अ मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो डिवोर्स तो बहुत तरीके से हो सकता है, एक तरीका ये भी है कि म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा है, जहाँ पे दोनों में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, कोई
डाउट ही नहीं है, उनको साथ में रहना ही नहीं है, उन्होंने डिसाइड ही कर लिया है कि हम साथ में नहीं रहने वाले हैं और हम लोग इतने टाइम से सेपरेट रह रहे हैं और हम लोग का कोई ट्यूनिंग नहीं बन रहा है और उनको लगता है कि हम लोग का जो है वो मैरिज टूटना ही चाहिए, वो फिक्स नहीं कर सकते हैं। ऐसे केसेस में म्यूचुअल कंसेंट होता है। म्यूचुअल कंसेंट में मेंटेनेंस भी फिक्स होगा या एलिमनी भी फिक्स होगी, या हो सकता है एलिमनी हो ही ना, मेंटेनेंस हो ही ना, तो दोनों खुद ही पूरी चीज़ें लेके आ जाते हैं कोर्ट के सामने और जो है वो पिटिशन फाइल करते हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के लिए। तो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में दोनों साथ में पिटिशन लेके आते हैं, दोनों की कोई कंडीशंस में डिस्प्यूट नहीं होता। अगर डिस्प्यूट होगा तो फिर वो म्यूचुअल कंसेंट के में आ ही नहीं सकते, वो पहले से ही सब सेटल करके आए होते हैं कि इतना मिलेगा, इतना होगा, जो भी होगा। सो द डिवोर्स एक्ट परमिट डिसोल्यूशन ऑफ अ मैरिज बाय म्यूचुअल कंसेंट व्हेन बोथ स्पाउसेस एग्री दैट द मैरिज इज इररिट्रेबली ब्रोकन डाउन, जो टूट ही चुकी है और वो रिट्राइव नहीं हो सकती है, फिक्स नहीं हो सकती है, दैट इज इररिट्रेबल है, मतलब उसे वापस जोड़ा नहीं जा सकता है। पार्टीज मस्ट लिव सेपरेटली फॉर अ प्रेस्क्राइब पीरियड। इसकी कंडीशन ये है कि कुछ पीरियड है, प्रेस्क्राइब पीरियड 6 महीना 1 साल, उतने उनको अलग रहना है, सेपरेटली रह रहे हैं, मतलब साथ में नहीं रह पा रहे हैं। दे मस्ट जॉइंटली फाइल द पिटिशन, जॉइंटली फाइल करना चाहिए उनको पिटिशन। ये जो है ना, हम ये हिंदू मैरिज एक्ट नहीं कर रहे हैं, ये हम म्यूचुअल कंसेंट अंडर डिवोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो हिंदू मैरिज के लिए अलग है चीज़ें और ये जनरल बाकी सब कैटेगरीज के लिए है। तो दोनों जो है वो जॉइंटली पिटिशन फाइल करने चाहिए। फ्री कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट कंसेंट इज़ जेन्यून। तो कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि कंसेंट जो है दोनों का वो जेन्यून है। ऐसा तो नहीं है कि वाइफ को या हस्बैंड को ज़ोर ज़बरदस्ती फोर्स से, डरा के, धमका के, कोई इन्फ्लुएंस से उनसे ये बुलवाया जा रहा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से डिवोर्स दे रही हूँ, जबकि वो डिवोर्स देना नहीं चाहती है या नहीं चाहता है। तो कोर्ट ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि दोनों का जो कंसेंट है वो जेन्यून है। तो मैरिज जो है वो डिसॉल्व होती है और कोर्ट उसकी डिक्री, जिसको अगर डिवोर्स होता है तो उसकी जजमेंट को, उसके ऑर्डर को डिक्री कहा जाता है। तो कोर्ट डिक्री इशू करती है जब ये डिसॉल्व करने के लिए मैरिजेस को। फिर रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। तो परपेचुइटी का रूल क्या बोलता है कि ये है, द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी प्रिवेंट प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग टाइड अप इनडेफिनेटली। परपेचुअलिटी का क्या मतलब होता है इन यूजुअल टर्म्स, कि जो कायम रहे, अमर रहे, चलती ही रहे। तो रूल्स अगेंस्ट परपेचुअलिटी का क्या है कि अगेंस्ट परपेचुअलिटी है, मतलब परपेचुअल नहीं होनी चाहिए वो चीज़, वो कायम नहीं रहेगी, हमेशा अमर नहीं रहेगी। तो रूल अगेंस्ट परपेचुअलिटी प्रिवेंट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग टाइड अप indefinitely and restricts remote vesting of interest। तो ये रूल ऑफ परपेचुइटी ये बताता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो indefinitely टाइड अप नहीं करके रख सकते हो कि इसका कुछ होगा ही नहीं, उसका कुछ ना कुछ तो करना है, परपेचुअल नहीं है वो चीज़। वो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी फाइल होता है कि इनडेफिनेटली वो चीज़ को आप बांध के नहीं रख सकते हो, हमेशा के लिए, फॉर एवर के लिए, टिल इटर्निटी के लिए आप उसको टाइड अप करके नहीं रख सकते हो। और उसका जो दूर, बहुत दूर की बातें हैं, उस पर भी रूल लगाया जाता है अगेंस्ट परपेचुइटी, कि उसके बहुत दूर का, बहुत हज़ारों साल, 100 साल पहले बाद की बातें नहीं सोचनी है उसकी। तो प्रॉपर्टी कैन नॉट बी मेड इनएलिएनेबल फॉर एवर। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो है ये कभी भी फॉर एवर इनएलिएनेबल, मतलब किसी के नाम पे ही नहीं होगी, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो किसी न किसी को उसका इंटरेस्ट जो है, किसी न किसी को उसका पोजेशन जो है, नहीं तो गवर्नमेंट को, किसी न किसी को तो मिलना ही है। वो परपेचुइटी के लिए किसी को इसका वारिस नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। इंटरेस्ट मस्ट वेस्ट विद इन द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर लिविंग पर्सन। किसी एक या एक से ज़्यादा इंसान पे उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब उसके फेवर में होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी, प्लस द माइनॉरिटी ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी। और अगर उसका कोई माइनर वारिस है तो अल्टीमेटली उस माइनर के नाम पे वो होनी चाहिए, मतलब हमेशा के लिए वो परपेचुअल बेसिस पे लावारिस नहीं हो सकती है प्रॉपर्टी। उसका कोई ना कोई वारिस, कोई ना कोई लिविंग पर्सन, एक या एक से ज़्यादा, या फ्यूचर में कोई माइनर उसके नाम पे होनी चाहिए, और कोई नहीं है तो वो गवर्नमेंट के नाम पे हो जाएगी। टू प्रिवेंट परपेचुअल कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी एंड प्रमोट फ्री सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। तो ये ऐसे क्यों बनाया गया है परपेचुअलिटी क्लॉज के अगेंस्ट रूल, कि कोई भी एक ही जन हमेशा के लिए, फॉर एवर के लिए परपेचुअल
परपेचुअल टाइम के लिए उसका प्रॉपर्टी का ओनर नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली उसके मरने के बाद उसके जो लीगल ईयर्स होंगे उसको होगा। तो ये रूल्स अगेंस्ट परपेचुअलिटी है। काइंड्स ऑफ डोवर, महर कितने टाइप के होते हैं? कल हमने किया था कि महर क्या होता है, जो मुस्लिम वुमेन को एट द टाइम ऑफ मैरिज उसका लीगल राइट है कि उसको महर मिलना है। दैट इज़ द कंसिडरेशन जो मैरिज के टाइम पे या मैरिज के बाद, बट मैरिज की वजह से उसको मिलता है। तो डोवर इज़ अ सम ऑफ मनी होगा, प्रॉपर्टी होगा, एफडी होगा, कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है जो हस्बैंड पे करता है अपनी वाइफ को एज अ कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज। तो एक होता है स्पेसिफाइड डोवर, ये महर ई मुसामा, ये अगर आपको याद पड़ता है तो अच्छा है, बट इतना भी लिखा स्पेसिफाइड डोवर, स्पेसिफाइड महर, तो उतना भी सफिशिएंट है। स्पेसिफाइड डोवर क्या होता है, जो मैरिज के टाइम पे ही फिक्स होगा कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मैं एज अ महर दे रहा हूँ, ये 10 लाख मैं एज अ महर दे रहा हूँ, 5 लाख का एफडी एज अ महर दे रहा हूँ, ये स्पेसिफाइड डोवर हो गया। फिर होगा प्रॉपर डोवर, जो कि डिटरमाइंड होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटस। मतलब प्रॉपर डोवर है कि उसको मिलेगा बट वो फिक्स नहीं है कि कब होगा। हाँ, मैं इसको दे दूंगा, वो जगह से जो भी पैसा आएगा उसका उतना अमाउंट मैं इसको दे दूंगा, तो अब अमाउंट फिक्स नहीं है, लेकिन प्रॉपर है वो, बट एग्जैक्टली स्पेसिफाइड नहीं है कि उस जगह से कितना पैसा आएगा तो वो कितना देगा और कब देगा, तो वो बोलेंगे प्रॉपर है डोवर, बट अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है, तो दैट इज़ प्रॉपर। फिर प्रॉम्प्ट डोवर, दैट इज़ इमीडिएटली, जब वो डिमांड करेगी तब उसको देना है उसको, चाहे हो सकता है वो इमीडिएटली आफ्टर मैरिज हो, मैरिज के दूसरे दिन भी हो सकता है, तो वो होगा प्रॉम्प्ट डोवर। उसके बाद होता है डिफर्ड डोवर। डिफर्ड मतलब बाद में पे करने वाला है। बाद वाला जो है वो स्पेसिफाइड भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है, बट बाद में होगा। प्रॉम्प्ट डोवर जो है वो डिफर्ड डोवर नहीं होगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। एक प्रॉम्प्ट मतलब अभी, डिफर्ड मतलब बाद में, तो ये बाद में पे होगा। वो कब भी हो सकता है मैरिज के डिसोल्यूशन के टाइम पे हो सकता है हस्बैंड के डेथ के टाइम पे हो, या डेथ के बाद हो, कि वो ऐसा अपने विल में लिख के गया है या उसने डिसाइड किया है कि ये उसके डोवर का अमाउंट है। तो 4 तरह के डोवर होंगे, स्पेसिफाइड, प्रॉपर, प्रॉम्प्ट और डिफर्ड। उसके बाद है सिचुएशनल क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ फटाफट से। पीटर हैज़ 3 चिल्ड्रन, मैरी, जॉन एंड हेनरी। मैरी डाइज लीविंग बिहाइंड अ डॉटर। पीटर के 3 बच्चे हैं, मैरी है, जॉन है और हेनरी है। तो मैरी जो है वो एक्सपायर हो जाती है, एक डॉटर है उसकी। जॉन जो है दूसरा बच्चा, वो एक्सपायर हो जाता है, उसके 4 बच्चे हैं, 3 सन और 1 डॉटर। और हेनरी जो है वो सिर्फ सरवाइव कर रहा है अपने फादर के 3 बच्चों में से। पीटर के 3 बच्चे हैं, मैरी भी एक्सपायर हो गई, जॉन भी एक्सपायर हो गया, हेनरी है। मैरी की एक ही बेटी है और जॉन जो है उसके 4 बच्चे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर पीटर इंटरस्टेट एक्सपायर हो जाता है, इंटरस्टेट मतलब बिना विल बनाए, बिना वसीयत बनाए, हाउ विल इज प्रॉपर्टी डिवॉल्व अपॉन लीगल ईयर्स। तो उसकी प्रॉपर्टी एज पर इंडियन सक्सेशन एक्ट डिवाइड होगी, तो कैसे होगी, किसको कितना हिस्सा मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, इफ पीटर डाइड इंटरस्टेट हैविंग बिहाइंड नो लीनियर डिसेंडेंट बट ओनली हिज विडो, वॉट वुड बी द शेयर ऑफ अ विडो। और अगर मान लीजिए, फ़र्ज़ करिए कि पीटर जो है वो इंटरस्टेट ही एक्सपायर हो रहा है, मतलब विदाउट मेकिंग एनी विल, लेकिन उनके कोई लीनियल डिसेंडेंट है ही नहीं, मतलब उनका कोई भी बच्चा नहीं है, सिर्फ एक विडो है, तो उस प्रॉपर्टी का शेयर किसको कितना मिलेगा। तो लेट्स सी द आंसर। पीटर इंटरस्टेट सक्सेशन जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होगा। पीटर लीव्स, एक तो पीटर एक हेनरी है जो सर्वाइविंग सन है, और कौन है, मैरी की डॉटर है, और जॉन के 4 बच्चे हैं। अब इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से इसका प्रॉपर्टी जो है वो बांटा जाएगा। अब इसको हमको डिटेल में एलॉबरेट करना है भाई, सिंस दिस इज़ अ इंटरस्टेट सक्सेशन, वो बिल बना के नहीं गया है तो टेस्टामेंट्री सक्सेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इंटरस्टेट इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जो डिसेंडेंट्स हैं उनको जो है वो प्रॉपर्टी में इतना डिस्पोजल होगा। तो कैसे होगा, क्या रूल है इंटरस्टेट सक्सेशन का। तो इंटरस्टेट सक्सेशन का रूल है कि हेनरी जो है, जो जिंदा है, सर्वाइविंग सन, उसको 1/3 मिलेगा, मैरी की डॉटर जो है उसको 1/3 मिलेगा, और जॉन का 1/3 हिस्सा, अब उसके 4 बच्चे हैं तो 4 में बांटो, 5 है तो 5 में बांटो, नहीं है तो पूरा जो भी उसकी जॉन की वाइफ होगी उसको मिलता। बट यहाँ पे इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से क्या होता है, एक प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होते हैं, एक वाइफ को
और मतलब जितने भी वारिस हैं सबको इक्वल रेशो होता है। तो यहाँ पे 1/3 हेनरी को, 1/3 मैरी को और 1/3 जॉन को। अब जॉन के भले ही 4 बच्चे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको 4 हिस्से मिलेंगे, वो ही उसका 1/3 ही हिस्सा है, उसमें से वो चारों बच्चे आपस में डिवाइड करेंगे। तो जॉन का जो 1/3 हिस्सा है उसके चारों बच्चों में इक्वली डिवाइड होगा। जॉन्स 1/3 शेयर विल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग हिज 4 चिल्ड्रन। तो ईच चाइल्ड जो है वो 1/12 शेयर मिलेगा। तो वो आपस में डिवाइड कर लेंगे, जो भी 1/3 होगा। फॉर एग्जांपल 90,000 है तो हेनरी को 30 मिलेगा, मैरी की डॉटर को 30 मिलेगा, और जॉन के जो 4 बच्चे हैं वो 30,000 को 4 में डिवाइड कर लेंगे। शेयर ऑफ विडो, अगर कोई लीनियल डिसेंडेंट नहीं है, कोई बच्चा उसका अलाइव नहीं था ही नहीं कोई उसका बच्चा, और सिर्फ वाइफ है और वो इंटरस्टेट डाइड हो जाता है, तो क्या होगा? व्हेन अ क्रिश्चियन डाइज इंटरस्टेट leaving only a widow and no lineal descendant, the widow inherits entire state. But obviously अगर कोई बच्चा ही नहीं है तो पूरा जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो उसकी विडो को ही, उसके वाइफ को ही मिलेगा। अब उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। सफीना, a widow, was pregnant at the time of her husband's death. After the delivery of a child, but only after 2 months of her husband's death, she got married to her deceased husband's cousin. अब सफीना जो है वो विडो है, बट जब वो विडो हुई तब वो प्रेग्नेंट थी एट द टाइम ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। फिर जैसे ही उसके बच्चे की डिलीवरी हो गई 2 महीने बाद, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे की डिलीवरी हो गई बट उसके हस्बैंड के डेथ के 2 महीने बाद ही, तुरंत 2 महीने बाद ही उसने उसके हस्बैंड के कज़िन से मैरिज कर लिया। अब इद्दत पीरियड की बात होगी यहाँ पे, क्योंकि अगर किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो उसको जो है वो इद्दत पीरियड को मुस्लिम वुमेन को फॉलो करना होता है, तब तक वो कोई और मैरिज परफॉर्म नहीं कर सकती। तो क्या ये मैरिज वैलिड है? तो ये मैरिज वैलिड नहीं है। लेकिन क्या है, वैलिड मैरिज में भी एक हमने पढ़ा था कि सही मैरिज हो सकती है, फसीद हो सकती है, बटिल हो सकती है। तो क्या है, व्हाट इज़ इद्दत, और इद्दत क्या है? स्टेट द पीरियड ऑफ इद्दत ऑन डिवोर्स। अगर डिवोर्स होता है तो इद्दत पीरियड क्या है? हस्बैंड की डेथ हो रही है तो इद्दत पीरियड क्या है? डेथ ऑफ अ हस्बैंड आफ्टर कंज्यूमेशन ऑफ अ मैरिज। तो क्या है इद्दत पीरियड, और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है? अब सफीना मैरिज का ये मैटर है, तो क्या ये मैरिज वैलिड है? तो ये मैरिज वैलिड नहीं है, ये मैरिज इर्रेगुलर है, ये नल एंड वॉइड नहीं है, बटिल नहीं है, ये फसीद है, क्योंकि इसमें इरेगुलरिटीज़ है जो रेगुलराइज किया जा सकता है, जिसको करेक्ट किया जा सकता है। तो द मैरिज इज़ इरेगुलर, दैट इज़ फसीद, बिकॉज इट वॉज कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ इद्दत। अब इद्दत क्या है? इद्दत एक मैंडेटरी वेटिंग पीरियड है फॉर अ मुस्लिम वुमेन, जिसको ऑब्जर्व करना है अगर उसकी मैरिज किसी भी तरह से डिज़ोल्व हो रही है, अगर वो उसके हस्बैंड के एक्सपायर होने की वजह से डिज़ोल्व हो रही है, तलाक की वजह से, खुला की वजह से, मुबारक की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो मैरिज डिज़ोल्व हो रही है तो उसको इद्दत पीरियड जो है वो परफॉर्म करना है, वेट करना है। मतलब इद्दत पीरियड परफॉर्म इन द सेंस उसको उतना वेटिंग पीरियड रखना है। तो क्या होता है इसका कंडीशन? अगर डिवोर्स है तो 3 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज तक उसको जो है इद्दत पीरियड परफॉर्म करना है। कहीं कहीं 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल भी लिखा हुआ है, बट वॉटेवर, वो 2 है 3 है वो एक बार देख लेना आपके क्या है। और 45 डेज़ भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। और अगर वो प्रेग्नेंट है तो टिल डिलीवरी तक उसका जो है वो इद्दत पीरियड होगा। लेकिन यहाँ पे तो दोनों केसेस है, उसका बेबी भी बॉर्न हो रहा है और प्लस उसके हस्बैंड का भी डेथ है। तो अगर उसके हस्बैंड का डेथ है तो 4 months and 10 days उसको वेट करना है, और अगर इफ़ प्रेग्नेंट है तो टिल डिलीवरी। तो इसमें क्या है ना कि व्हिचएवर इज़ जो दोनों में से एप्लीकेबल होगा वो केस में वो एप्लीकेबल यहाँ पे इस केस में हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर 2 months के अंडर ही विदिन 2 months ही उसने वापस मैरिज किया, इसीलिए उसका जो मैरिज है वो फसीद है। आइडियली उसको उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, इसीलिए 4 months and 10 days का इद्दत पीरियड परफॉर्म करना चाहिए। अब विल तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। X made a will which is attested by Y and Z। कोई भी विल होती है उसके 2 विटनेस होने चाहिए, जो विटनेस जो होते हैं उस विल को अटेस्ट करते हैं। तो X ने एक विल बनाई है, Y और Z ने उसे अटेस्ट किया है, मतलब Y और Z उसके विटनेस है। X
bequeathed a certain property to Y in the will. अब X ने क्या किया है, उसकी प्रॉपर्टी में Y को ही हिस्सा दिया है, मतलब Y इज़ द वन ऑफ द पर्सन हु विल बी रिसीविंग द अमाउंट. तो क्या वो विल को अटेस्ट कर सकता है, वो विटनेस बन सकता है. तो हु इज़ एन अटेस्टिंग विटनेस, विटनेस कौन हो सकता है, और क्या जिसके नाम पे प्रॉपर्टी की जा रही है वही विटनेस बन सकता है क्या. इज़ विल सफिशेंटली अटेस्टेड, क्या इसको बोल सकेंगे कि ये विल जो है वो प्रॉपर अटेस्ट हुई है. स्टेट द प्रोविजन इन द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 रिलेटिंग टू द गिफ्ट टू अटेस्टिंग विटनेस, और टू वॉट एक्सटेंड इज़ द विल वैलिड. तो ये विल कितनी हद तक वैलिड है. तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है कि उसका विल अटेस्ट कौन कर सकता है. एंड अटेस्टिंग विटनेस इज़ अ पर्सन, कौन विटनेस होता, अटेस्ट कौन करता है. अटेस्टिंग विटनेस वो पर्सन होता है जो विटनेस करता है कि ये विल जो है वो एग्जीक्यूट हुई है, उसने ही लिखी है, उसने ही साइन की है. जो टेस्टेटर है, जो एक्स है इस केस में, उसने विल बनाई है तो उसी ने ही साइन की है कि नहीं, तो वो एक तरह का साक्षी है, विटनेस है कि मेरे सामने इसने विल बनाई, इसने एग्जीक्यूट की, इसने साइन की, तो वो विटनेस होता है. क्या इज़ द विल सफिशेंटली अटेस्टेड, क्या ये विल सफिशेंटली अटेस्टेड है. तो येस, अंडर सेक्शन 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट अ विल मस्ट बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस. तो एक्स एंड वाई ने अटेस्ट किया है तो रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड. गिफ्ट टू एन अटेस्टिंग विटनेस इज वॉइड. लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो विटनेस है उसको ही चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, मतलब वो ही वारिस है और उसी से ही अटेस्ट करवा रहे हो, तो वो गलत है. विटनेस जो है वो कोई और थर्ड पर्सन होना चाहिए जिसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं की जा रही है. तो गिफ्ट टू एन अटेस्टिंग विटनेस इज़ वॉइड. अगर अटेस्टिंग विटनेस को ही गिफ्ट किया जा रहा है, वही विल है, तो ये वॉइड है. दो द विल इटसेल्फ रिमेन वैलिड. तो विल जो है वो वैलिड मानी जाएगी, लेकिन उसका अटेस्टेशन जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, मतलब उसकी किसी और से उसको अटेस्ट करवाना पड़ेगा. अब एक्सटेंट ऑफ वैलिडिटी क्या है. तो bequest ऑफ टू वाई इज़ वॉइड. वॉइड या तो फिर वाई को वो प्रॉपर्टी ना दे, या तो फिर वाई को वो अटेस्टेशन करने ना दे. दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि जिसके नाम पे प्रॉपर्टी कर रहे हो वो ही कैसे विटनेस बन सकता है. तो रिमेनिंग प्रोविजंस जो है वो विल को वैलिड बनाते हैं. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. अ सुन्नी मुस्लिम हैज़ 2 sons B and C. B dies in his lifetime of A. मतलब A के रहते ही उसका जो A सुन्नी मुस्लिम है, उसके 2 बेटे हैं B और C. तो A के लाइफ टाइम A अभी ज़िंदा ही है, B एक्सपायर हो जाता है, लीविंग बिहाइंड अ सन D. लेकिन जो B एक्सपायर हो रहा है उसका एक बेटा है D. सून आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सन A टू डाइज. अब उसके बेटे के एक्सपायर होने के बाद A भी एक्सपायर हो जाता है, मतलब अब उसकी प्रॉपर्टी के वारिस कौन होंगे, एक तो C होगा और एक B का जो बेटा है D वो होगा. अब इन द अबव केस एक्सप्लेन इफ D विल इनहेरिट द प्रॉपर्टी. जो D है उसका पोता है, जो एक्सपायर हुआ है उसका पोता है, क्या वो अपने फादर के हिस्से की प्रॉपर्टी मिल सकती है उसको, क्योंकि उसका फादर तो एक्सपायर हो गया है. अगर मिल सकती है तो उसका शेयर कितना होगा. When do the sons acquire the interest in a property belonging to the father. तो कब सन को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है जो फादर के नाम पे है. तो इसका आंसर है कि पहली तो बात ये है कि डी जो है उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा क्या, ए की प्रॉपर्टी में, अपने दादाजी की प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा मिलेगा क्या. तो नो, अंडर सुन्नी मुस्लिम लॉ द डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड. सिंस बी डाइड बिफोर ए, B's son D cannot inherit property from A. तो वो अपने दादाजी की जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं है. जो भी सर्वाइविंग सन है, मतलब C है, सुन्नी लॉ के हिसाब से अगर A का एक ही बेटा अलाइव है तो उसको ही पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी. तो सर्वाइविंग सन C अलोन इनहेरिट्स एज रेसिडुअरी. तो जो भी सब बचा हुआ है, जो भी सब कुछ है वो C को ही मिलेगा. तो व्हेन डू सन्स अक्वायर इंटरेस्ट इन फादर्स प्रॉपर्टी. तो कब फादर की प्रॉपर्टी में, कब किसी सन को इंटरेस्ट अक्वायर कर सकता है, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट उसको कब मिल सकता है. अंडर मुस्लिम लॉ सन्स डू नॉट अक्वायर इंटरेस्ट बाय बर्थ. दे अक्वायर राइट्स ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर. अगर उसके फादर का डेथ हुआ तो ही वो प्रॉपर्टी में उस सन का हिस्सा है. सिर्फ पैदा हो गया एज उसका सन तो इसमें उसका हिस्सा नहीं बनेगा. हिस्सा कब चालू होगा उसका बनना, अगर उसके फादर एक्सपायर होते हैं तभी वो उस
फादर की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा उसको मिलेगा। अब है ग्राउंड्स ऑन डिवोर्स अंडर पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट। कौन से ग्राउंड ऑफ डिवोर्स हो सकते हैं अगर किसी पारसी मैरिज को डिवोर्स की डिक्री के लिए जाना है, मैरिज ऑफ डिसोल्यूशन के लिए जाना है, तो कौन से पॉइंट्स जो हो सकते हैं जिनकी वजह से उनका मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो सकता है। पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 गवर्न्स मैरिज एंड डिवोर्स अमंग पारसीज इन इंडिया। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स क्या क्या हो सकते हैं? नॉन कॉन्ज्यूमेशन, मतलब मैरिज जो है उनका कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है विद इन 1 ईयर ड्यू टू विलफुल रिफ्यूज़ल, तो वो एक रीज़न हो सकता है। अनसाउंडमेंट ऑफ माइंड, अगर ये तो वैलिडिटी के भी जो हमने वैलिडिटी पढ़ी थी कि मुस्लिम पारसी मैरिज में क्या कंडीशन हो सकती है, तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि पहले तो उसका एज जो है वो मेजॉरिटी मतलब माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए। तो अगर कोई भी उनमें से स्पाउस अनसाउंड माइंड है और वो क्यूरेबल नहीं हो सकता है, उसे ठीक नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो डिफेंडेंट है वो मैरिज को डिसॉल्व करने की पिटीशन फाइल कर सकता है और उसके पास एक ग्राउंड है अनसाउंड माइंड ऑफ अ स्पाउस का, कि उसका जो पार्टनर है वो मेंटली स्टेबल नहीं है। प्रेगनेंसी बाय अनदर पर्सन, अगर उसकी वाइफ वॉज प्रेग्नेंट बाय अनदर मैन एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है फॉर डिवोर्स। एडल्टरी, दैट इज़ वॉलंटरीली सेक्शुअल इंटरकोर्स आउटसाइड द मैरिज, किसी और के साथ अफेयर या एडल्टरी। क्रूएलिटी, फिजिकल और मेंटल क्रूएलिटी मेकिंग कोहैबिटेशन अनसेफ, एक साथ रहना अनसेफ हो जाता है अगर फिजिकली मेंटली क्रूएलिटी है तो। नॉट ओनली फिजिकल, मेंटली भी किसी को कोई हरस कर रहा है तो वो भी एक ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स का। डिजर्शन, अगर कंटिन्यूसली डिजर्ट कर लिया, एक दूसरे को छोड़ दिया है 2 साल के लिए, एटलीस्ट 2 साल के लिए एक दूसरे को पूरा डिजर्ट कर लिया है, छोड़ दिया है, तो वो भी एक ग्राउंड हो सकता है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ग्रीवियस हर्ट किया है, ग्रीवियस हर्ट मतलब ऐसा हर्ट जो रिपेयर ना हो सके इजीली, जैसे कि किसी की आँख फोड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, उसे बोलेंगे ग्रीवियस। जो सीरियस इंजरीज होती है वो, अगर सीरियस इंजरी हुई है या वेनरल डिजीज़ हुआ है, जो डिजीज़ ट्रांसमिट होते हैं एक से दूसरे में, तो ऐसे कोई भी डिजीज़ हुए हैं तो कॉजिंग सीरियस इंजरी और सफरिंग फ्रॉम अ कम्युनिकेबल वेनरियल डिजीज़, तो अगर वेनरियल डिजीज़ है जो हस्बैंड से वाइफ को या वाइफ से हस्बैंड को लग सकता है, ऐसा कोई भी डिजीज़ है या ग्रीवियस हर्ट है, तो ऐसा भी केस में जो है वो डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। इम्प्रिजनमेंट है, अगर किसी हस्बैंड या किसी की वाइफ को इम्प्रिजनमेंट दिया गया है 7 साल के लिए या उससे ज़्यादा या कोई भी लॉन्ग पीरियड के लिए, तो अब वो उनकी मैरिज का रखने का कुछ मतलब नहीं है, तो वो चाहे तो वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पास कर सकता है। कन्वर्जन हुआ है, अगर कोई अगर ज़ोरास्ट्रियन मतलब पारसी जो रिलीजन है ज़ोरास्ट्रियन, वो कन्वर्ट होकर कोई और रिलीजन में जा रहा है या एटलीस्ट ज़ोरास्ट्रियन को नहीं मान रहा है, कोई और रिलीजन को मानना चाह रहा है, तो कन्वर्ट हो रहा है, तो वाइफ या हस्बैंड को हक है कि वो उस मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है, क्योंकि रिलीजन को चूज़ करना उसकी मर्ज़ी है और उसके हस्बैंड की वजह से अगर उसने किसी से मैरिज किया है एज अ पारसी समझ के, तो वो पारसी ही होना चाहिए। फिर वो अगर रिलीजन चेंज करेगा या चेंज करेगी तो वो एक ग्राउंड हो सकता है डिसोल्यूशन ऑफ अ मैरिज। और जुडिशल सेपरेशन, अगर कोर्ट ने बोला है जुडिशल सेपरेशन ऑलरेडी उनका हुआ है, मतलब जुडिशल सेपरेशन जो है वो डिवोर्स से अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है कि वो दोनों कानून की नज़र में हस्बैंड वाइफ नहीं होते हैं, बट वो साथ में रह सकते हैं। तो अगर जुडिशल सेपरेशन हुआ है और नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, मतलब उनका जुडिशल सेपरेशन हो गया है, कानून की नज़र में वो अलग है, लेकिन फिर भी वो साथ में नहीं रह रहे हैं, तो फिर उस मैरिज को रखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर तब ऐसे केस में जो है वो उस जुडिशल सेपरेशन को एक्चुअली में डिक्री ऑफ डिवोर्स दे दी जाती है। और एक होता है म्यूचुअल कंसेंट, वो तो हमने देखा कि म्यूचुअल कंसेंट मतलब पहले से ही वो एक साथ नहीं रहे हैं, सेपरेटली रह रहे हैं और दोनों ने डिसाइड किया है कि मैरिज जो है वो रिट्राइव नहीं हो सकती है, फिक्स नहीं हो सकती है, तो वो मैरिज को डिसॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन है वसीयत, विल अंडर मुस्लिम लॉ। तो ये हम इंडियन सक्सेशन एक्ट वाला विल नहीं बोल रहे हैं, वसीयत की बात कर रहे हैं जो एज़ पर मुस्लिम लॉ विल अलग है। वो क्या है?
वसीयत मीनिंग तो वही है, वसीयत मीन्स अ डिक्लेरेशन ऑफ बाय अ मुस्लिम रिगार्डिंग डिस्पोजिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ। उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी का क्या डिस्पोजन होगा वो वसीयत में लिखा जाता है, और वो विल है एज पर मुस्लिम लॉ। उसके क्या असेंशियल है, एक तो कॉम्पिटेंट टेस्टेटर, टेस्टेटर मतलब जो पर्सन विल लिख रहा है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए, फिर वॉलंटरी डिक्लेरेशन करना चाहिए, वो अपने मर्जी से स्व इच्छा से वसीयत बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी के फोर्स में, किसी के थ्रेट में, किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके वो बना रहा है। कॉम्पिटेंट लेगेटी के बारे में लिखना चाहिए, जो भी जिसको भी प्रॉपर्टी मिलने वाली है वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। वो उसकी भी जो कंडीशन है कि वो प्रॉपरली उस चीज़ को, वो अगर वो माइनर है तो उसका गार्जियन हो, व्हाट्सोएवर जो उसकी लेगेटी लिखना है वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसफ़र टेक इफेक्ट ओनली आफ्टर डेथ। तो ये विल का, नॉर्मल विल का भी यही कंडीशन है कि उसकी डेथ के बाद ही उसकी प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र है वो होगा। और एक्सेप्टेंस बाय अ लीगेटी, जिसको मिलने वाला है वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मुझे ये प्रॉपर्टी मिलेगी तो चलेगा, कोई भी करेगा ही, बट एक्सेप्टेंस बाय अ लीगेटी। लिमिटेशंस रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, इसमें एक लिमिटेशन आता है कि मुस्लिम जो है कैन bequeath ओनली 1/3 ऑफ द स्टेट विदाउट हियर्स कंसेंट। अब मुस्लिम प्रॉपर्टी में क्या लिमिटेशन, मुस्लिम वसीयत में क्या लिमिटेशन आता है कि अगर उसको, किसी भी मुस्लिम को अपनी प्रॉपर्टी बाहर किसी को भी देनी है, गिफ्ट देनी है, किसी को भी और को देनी है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी जो है, जो विल बना सकते हैं, थर्ड पर्सन को देनी है, कुछ भी देनी है, तो 1/3 जो प्रॉपर्टी होगी ना उतना ही वो बिक्वेट कर सकता है, किसी और को दे सकता है। बाकी जो पूरी प्रॉपर्टी है, 2/3 जो भी प्रॉपर्टी है, वो पूरी प्रॉपर्टी अपने जो ईयर्स हैं, अपने बच्चे हैं, लीगल ईयर्स हैं, उनको पूछ के उनकी कंसेंट से ही देना होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी मुस्लिम को अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान करनी है तो भी वो नहीं कर सकता जब तक वो अपने लीगल ईयर्स की कंसेंट ना ले। मतलब उसको अपनी प्रॉपर्टी को अगर किसी को देना है तो कंसेंट लेना पड़ेगा, और 1/3 प्रॉपर्टी किसी को भी दे देगा, उसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। अपनी खुद की प्रॉपर्टी 1/3 प्रॉपर्टी पे उसका हक है, वो किसी को चाहे उसको दे सकता है। बाकी की जो प्रॉपर्टी है वो उसके बच्चों की है, और अगर किसी और को देनी है तो उसके बच्चों का कंसेंट लेना ज़रूरी है। तो मोर देन 1/3 रिक्वायर कंसेंट ऑफ लीगल ईयर्स। अगर 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी और को देनी है, विल बनानी है, अपनी मर्जी से कुछ करना है, तो बच्चों के कंसेंट के बिना नहीं हो पाएगा। जो भी लीगल ईयर्स हैं उनके कंसेंट के बिना नहीं हो पाएगा। लिमिटेशन रिगार्डिंग पर्सन्स कौन होगा। अब बिक्वेस्ट इन अ फेवर ऑफ ईयर इज़ इनवैलिड विदाउट कंसेंट ऑफ अदर ईयर्स। तो अगर सपोज उनके 4 बच्चे हैं और किसी एक को पूरी प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, उन तीनों का कंसेंट लगेगा, उन तीनों का एनओसी लगेगा। तो बिक्वेस्ट किसी और एक ईयर के 2 ईयर को देना है, 5 बच्चे हैं तो 2 को दे रहे हैं, 3 को नहीं दे रहे हैं, 1 को दे रहे हैं, 4 को नहीं दे रहे हैं, 4 को दे रहे हैं, 1 को नहीं दे रहे हैं, जो भी कुछ करना है सबका कंसेंट लगेगा, क्योंकि ईयर्स का इक्वल हक होता है तो ईयर्स का कंसेंट तो लगना ही है। अब बिक्वेस्ट में भी मेड टू स्ट्रेंजर को भी अगर प्रॉपर्टी देनी है तो 1/3 तक ही दे सकते हैं। वो जो भी है, मतलब अपनी प्रॉपर्टी में 1/3 का हक है, 1/3 का पूरा राइट है कि किसको भी दो, बाकी का तो बच्चों का ही है। और अगर 1/3 के ऊपर देना है तो उनका कंसेंट लेना ज़रूरी है। तो मुस्लिम लॉ जो है वो वसीयत के हिसाब से उसमें प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स दी गई हैं। तो मुस्लिम लॉ प्रोटेक्ट ईयर्स, वाइल मुस्लिम लॉ क्या करता है, ईयर्स को ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। जो भी लीगल ईयर्स हैं उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला है कि उनकी प्रॉपर्टी पे उनका ही हक है, किसी बाहर वाले को चाहे तो भी वो नहीं दे सकता है। वो अगर कंसेंट नहीं लिया हुआ है तो नहीं दे सकता है, मतलब उनकी मर्जी से दे सकता है बट अदरवाइज नहीं। तो मुस्लिम लॉ प्रोटेक्ट ईयर्स वाइल परमिटिंग टेस्टामेंटरी फ्रीडम विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज अमंग मुस्लिम्स एंड असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज के असेंशियल्स क्या होंगे और मुस्लिम मैरिज का क्लासिफिकेशन क्या है। तो मुस्लिम मैरिज को निकाह बोला जाता है और इसे ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसमें एक ऑफ़र होता है, एक एक्सेप्टेंस होता है। हम जो डिटेल में आंसर लिखेंगे कल हमने पढ़ा था वो तो लिखना ही है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। क्लासिफिकेशन क्या है मैरिजेस के, एक सही हो सकती है, फसीद हो सकती है, बटिल हो सकती है। सही मतलब वैलिड मैरिज, उसमें बच्चे भी लेजिट होंगे,
और म्यूचुअल इनहेरिटेंस होगा, मतलब उनके बच्चों को जो वसीयत है उसमें हक मिलेगा, और वाइफ का भी हक है मेंटेनेंस का और मेहर का, दैट इज़ डोवर का। अगर मैरिज फसीद है इसका मतलब उसमें टेम्पररीली कोई डिफेक्ट है, इरेगुलरिटी है जिसको रेगुलराइज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इद्दत के टाइम पे मैरिज का परफॉर्म होना या मैरिज विथ अ फिफ्थ वाइफ, तो इन दोनों चीज़ों को, ये एग्जांपल्स हैं, इन दोनों चीज़ों को करेक्ट रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो रिमूव डिफेक्ट जो भी होगा उसको रिमूव करने के बाद वो मैरिज जो है वो वैलिड मैरिज मानी जाएगी। लेकिन इसके चिल्ड्रन जो है वो लेजिट होंगे, क्योंकि लेजिटिमेट है, क्योंकि ये मैरिज पूरी तरह से वॉइड नहीं है, सिर्फ इरेगुलर है। तो अगर बटिल मैरिज है तो वो पूरी तरह से वॉइड है। जो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड मतलब प्रोहिबिटेड डिग्रीज जो रिलेशनशिप में मैरिजेस हैं, कॉन्जेंग्युइनिटी में मैरिजेस हैं, ब्लड रिलेशन में मैरिजेस है वो, और पोलिएंड्री, पोलिएंड्री मतलब एक औरत का ऑलरेडी एक हस्बैंड है और फिर और अगर वो किसी से मैरिज कर रही है तो वो पोलिएंड्री है, जो अलाउड नहीं है, वो पूरी तरह से वॉइड मैरिज होगा। इफ़ेक्ट क्या होंगे अगर कोई वॉइड मैरिज कर रहा है? तो कोई मैरिजल राइट्स नहीं मिलेंगे, कोई डोवर मेहर नहीं मिलेगा, बच्चे भी इलेजिटिमेट होंगे और उनको कोई इनहेरिटेंस की तो क्वेश्चन ही नहीं है। वैलिड मैरिज के एसेंशियल्स क्या होंगे? एक तो कॉम्पिटेंट पार्टीज़ होनी चाहिए, मतलब साउंड माइंड के होने चाहिए, अपने मर्ज़ी से मैरिज कर रहे हैं, प्लस ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऑफ़र जो है, प्रपोजल है, उसे इजाब बोलेंगे, एक्सेप्टेंस जो है उसे कबूल बोलेंगे। पार्टीज़ कॉम्पिटेंट हो, साउंड माइंड की होनी चाहिए। सेम एक ही मीटिंग में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ऐसे नहीं आज प्रपोजल है 4 दिन बाद एक्सेप्टेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विटनेस होने चाहिए, 2 विटनेस होने चाहिए, 2 मेल, या तो फिर एक मेल है तो एक मेल प्लस 2 फीमेल्स, और फ्री कंसेंट में होना चाहिए, और अब्सेंस ऑफ लीगल प्रोहिबिशंस, जो भी लीगल प्रोहिबिशंस हैं कि कॉन्जेंग्युइनिटी है या कुछ और प्रोहिबिशंस हैं तो वो नहीं होने चाहिए, तो ही वो मैरिज वैलिड है। अ वैलिड मुस्लिम मैरिज क्रिएट्स लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन दी स्पाउसेस, तो दोनों में लीगल राइट्स भी होते हैं और ऑब्लिगेशन भी होते हैं। ऑब्लिगेशन इन द सेंस कि हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देगा, या जो भी उसके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उसको देखनी होती है, कंसिडर करनी होती है। अब लैप्सिंग ऑफ लीगसीज क्या होता है? ये हमने क्वेश्चन कल भी किया था कि लीगसी लैप्स हो जाती है, मतलब कहीं पे बीच में, फॉर एग्जांपल कि ए ने अपने बेटे को प्रॉपर्टी देनी है उसके मरने के बाद, बट ए के पहले ही बी एक्सपायर हो गया, तो फिर वो लीगसी जो कंटिन्यू होने वाली है वो लैप्स हो जाती है बीच में। अ लीगसी लैप्सेस व्हेन अ लेगेटी जिसको मिलने वाला है डज नॉट सर्वाइव द टेस्टेटर, मतलब टेस्टेटर जिंदा है लेकिन जो जिसने विल बनाई है वो जिंदा है, बट जिसको प्रॉपर्टी मिलने वाली है लीगेटी को, वो ही एक्सपायर हो गया है, तो इसीलिए फिर वो बेनिफिट नहीं ले पाएगा क्योंकि वो खुद ही एक्सपायर हो गया। तो ऐसे केस को बोलेंगे लैप्सिंग ऑफ लीगसीज। ये कौन से सर्कमस्टेंसेस में होता है? जब डेथ ऑफ लीगेटी बिफोर टेस्टेटर, या फिर कोई कंडीशन का फेलियर होना कि उसने ऐसी कंडीशन बोली है कि उसके बच्चे को बेटा होगा तो ही उसे प्रॉपर्टी मिलेगी, अब उसे बेटा नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल बेटी हुई या कोई बच्चा ही नहीं हुआ, तो कंडीशन फेलियर हो गई, मतलब उसकी लीगेसी फेल हो गई, अब वो प्रॉपर्टी किसको जाएगी? किसी को भी नहीं जाएगी, क्योंकि विल में तो यही लिखा था। या फिर रिफ्यूज़ल बाय लीगेटी, कभी लीगेटी बोल देता है मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो वहाँ पे क्या हुआ? लीगेसी जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई, लैप्स हो गया। अनसर्टनिटी ऑफ बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी की सर्टनिटी नहीं दी गई है विल में, तब भी लीगेसीज जो है वो लैप्स हो सकती है। एक्सेप्शंस क्या होंगे? एंटी लैप्स प्रोविजन होता है इन फेवर ऑफ सर्टन डिसेंडेंट्स, कभी कभी एंटी लैप्स प्रोविजन भी होता है, फॉर एग्जांपल कि मतलब ये ऐसी सिचुएशन होगी जो बाय डिफ़ॉल्ट होगी कि हाँ अगर उसका बेटा नहीं रहा तो उसकी बहू को मिल जाएगा वो प्रॉपर्टी का हिस्सा, तो एंटी लैप्स प्रोविजंस भी होते हैं। कभी कभी सब्स्टिट्यूटेड लेगेसीज भी होती है कि इसकी जगह पे ये नहीं है तो ये चलेगा, अगर बेटा नहीं हुआ, उसके बेटे को बेटा नहीं हुआ तो बेटी हुई तो भी चलेगा, तो वो सब्स्टिट्यूटेड लेगेसीज होंगी। क्लास गिफ्ट होंगे, कोई क्लास ऑफ गिफ्ट होगा, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे लेगेसी जो है वो लैप्स नहीं होती है और कंटिन्यू चलती आती है, मतलब एक पे दूसरे पे ट्रांसफ़र, प्रॉपर्टी का दूसरे के ट्रांसफ़र, उसके बच्चों को ट्रांसफ़र, वो चलता रहेगा, लीगेसी कंटिन्यू रहेगी। द प्रॉपर्टी फेल्स इनटू द रेसिड्यू ऑफ स्टेट अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, तो प्रॉपर्टी जो है वो चलती रहती है अगर अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, मतलब अगर कोई और कंडीशन नहीं है तो। द डॉक्ट्रीन प्रिवेंट्स ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू अ पर्सन हु कैन नॉट लीगली रिसीव इट, तो ये डॉक्ट्रीन किस चीज़ को प्रिवेंट करता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का कोई लीगल वारिसदार नहीं है तो उसको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलनी चाहिए।
तो वो प्रिवेंट करता है कि लीगली वो रिसीव नहीं कर सकता अगर उसको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलनी चाहिए, वो लैप्स कर रहा है लीगेसी को। तो अब है क्वेश्चन लॉ रिलेटिंग टू डोमिसाइल। डोमिसाइल क्या है? अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट, डोमिसाइल इज़ अ परमानेंट होम ऑफ अ पर्सन। जो परमानेंट होम होगा, जब कोई व्यक्ति फॉरेन से भी यहाँ आके सेटल हो रहा है और वो सोच रहा है इस इंटेंशन से कि अब मैं बाकी की लाइफ यहीं रहना चाहता हूँ, तब वो यहाँ का डोमिसाइल अक्वायर कर सकता है। यहाँ का कोई बंदा बाहर गया है फॉरेन रहने के लिए, बट उसका फाइनल इंटेंशन है कि मैं वापस आऊँगा जॉब करके और इंडिया में सेटल होऊंगा, तब वो इंडिया का डोमिसाइल ले सकता है। इसका मतलब ये कि जो आपका परमानेंट होम है वो आपका डोमिसाइल होगा। तो वो डोमिसाइल इज़ अ परमानेंट हाउस ऑफ अ पर्सन। डिटरमाइंस लॉ गवर्निंग सक्सेशन, तो वो सक्सेशन के लॉ को डिटरमाइन करता है कि उसकी डोमिसाइल कहाँ की है, तो वहाँ का आपका सक्सेशन का रूल अप्लीकेबल होगा। तो डोमिसाइल एक ये हो सकता है कि आप जहाँ बॉर्न हुए हो वहाँ का डोमिसाइल है। अगर हम महाराष्ट्र में इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो हमारा डोमिसाइल यहाँ का है। डोमिसाइल चॉइस का भी होता है। अक्वायर्ड बाय अ रेसिडेंस एंड इंटेंशन टू रिमेन परमानेंटली, कोई फॉरेन से यहाँ आया है और वो यहाँ पर ही वो रह रहा है 10-15 सालों से और उसका इंटेंशन भी ये है कि परमानेंटली मैं यहीं रहूँगा, तो भी वो यहाँ का डोमिसाइल ले सकता है। दैट इज़ डोमिसाइल बाय चॉइस। दूसरा होता है डोमिसाइल बाय ऑपरेशन ऑफ अ लॉ। जब आप पे इम्पोज किया गया है, सर्टन सिचुएशन में ऐसा होता है कि आप पे इम्पोज किया जा सकता है कि आपको जो है एक से ज़्यादा डोमिसाइल नहीं हो सकते हैं, सिर्फ यहाँ का ही डोमिसाइल हो सकता है। तो एवरी पर्सन, एक डोमिसाइल तो होना ही चाहिए हर इंसान को। नो पर्सन कैन हैव मोर देन वन डोमिसाइल एट अ टाइम, एक से ज़्यादा डोमिसाइल नहीं होना चाहिए। डोमिसाइल कंटिन्यूज अंटिल अ न्यू डोमिसाइल इज अक्वायर्ड। तो डोमिसाइल कब तक कंटिन्यू होता है? जब तक नया डोमिसाइल नहीं लिया गया। जैसे ही नया डोमिसाइल ले लिया तो आपका पहले वाला डोमिसाइल जो है वो एक्सपायर हो जाएगा या डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इम्पॉर्टेंस क्या है? डोमिसाइल डिटरमाइन सक्सेशन टू मूवेबल प्रॉपर्टी। डोमिसाइल की वजह से पता चलता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी का सक्सेशन कहाँ होगा, किसको मिलेगा। और पर्सनल लॉ, आपको कहाँ का पर्सनल लॉ अप्लीकेबल होगा? आप इंडिया में रह रहे हो तो ही इंडिया का पर्सनल लॉ अप्लीकेबल होगा। आप फॉरेन के डोमिसाइल सिटीजन हो तो वहाँ का पर्सनल लॉ पे अप्लीकेबल होगा। टेस्टामेंट्री कैपेसिटी, सक्सेशन, आपकी प्रॉपर्टी के जो हिस्से हैं वो कौन से लॉ अप्लीकेबल होंगे, उसके लिए भी डोमिसाइल का पता होना इम्पॉर्टेंट है। द कंसेप्ट ऑफ डोमिसाइल plays a crucial role in determining succession and personal statutes under the Indian Succession Act। तो अभी हम करते हैं शॉर्ट नोट्स क्योंकि हमारे पास टाइम है। वन सेकेंड। ये है हु इज़ पारसी, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। पारसी इज़ अ फॉलोवर ऑफ अ जोरास्ट्रियन रिलीजन, जो जोरास्ट्रियन रिलीजन को फॉलो करता है। हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पर्शिया। ओरिजिनली तो ये सब ईरान से आई है। मैं पर्सनली पारसीज़ को बहुत ज़्यादा एडोर करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसे ही बता रही हूँ। तो टू इंडिया और इट्स डिसेंडेंट फ्रॉम सच माइग्रेंट्स। पारसीज मेनली सेटल्ड इन गुजरात एंड लेटर इन मुंबई। तो पहले वो गुजरात में थे एंड बाद में वो मुंबई में आ गए। दे आर गवर्नड बाय पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 एंड इंडियन सक्सेशन एक्ट भी उन पर एप्लीकेबल है इन द मैटर्स ऑफ पर्सनल लॉ। देयर रिलीजन वॉज फाउंडेड बाय प्रोफेट जोरास्टर। उनसे वो प्रोफेट जो है उन्होंने इसको रिलीजन को फाउंड किया था। ये क्वेश्चन अगर पारसीज पे 2 लाइनर आता है तो ये लिखना है। डिफरेंस बिटवीन खुला एंड मुबारक, इस पर हमने फुल फ्लेजेडली एक पूरा सेशन किया था। तो खुला एंड मुबारक क्या है? खुला ऐसा डिवोर्स है जो वाइफ इनिशिएट करती है। तो खुला इज़ अ फॉर्म ऑफ डिवोर्स इनिशिएटेड बाय अ वाइफ, यूजुअली बाय रिटर्निंग द डोवर। यूजुअली जो उसको मेहर मिलता है मैरिज के टाइम पे, जो उसको एज अ उसका लीगल राइट है डोवर का, वो रिटर्न करती है क्योंकि उसको रिटर्न करना है अगर वो मैरिज को डिसॉल्व करना चाहती है तो। और
या तो फिर वो कॉम्पेंसेट करती है, या तो डोवर का अमाउंट वापस देती है, या डोवर का जो प्रॉपर्टी होगा वो वापस करेगी, या तो फिर वो कॉम्पेंसेट करेगी हस्बैंड को कि वो उस मैरिज को कंटिन्यू करना नहीं चाहती है। मुबारत मतलब म्यूचुअल डिवोर्स है। खुला जो है वो वाइफ इनिशिएट करती है। 3 तरह के डिवोर्स है बेसिकली, एक तलाक है, फिर खुला है और फिर मुबारत है। तलाक के भी अलग टाइप्स हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल तलाक, खुला एंड मुबारक। तलाक जो है वो हस्बैंड इनिशिएट करता है और हस्बैंड ही बोलेगा तलाक, तो वो तलाक जो है वाइफ को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। खुला जो है वो वाइफ इनिशिएट करती है और वो अपने डोवर को, जो अपना उसका मेहर का अमाउंट है, वो रिटर्न करती है, और साथ ही साथ अगर वो रिटर्न नहीं कर पा रही है तो वो कोई कॉम्पेंसेट करती है हस्बैंड को, ताकि उसको डिवोर्स जो है वो मिल सके। उसके बाद होता है मुबारक, जो म्यूचुअल डिवोर्स बोला जाता है, जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों डिसाइड करते हैं कि इस मैरिज को डिसॉल्व करना चाहिए। तो इन खुला वाइफ मेक द ऑफर वाइल हस्बैंड एक्सेप्ट इट। इन मुबारक दोनों में से कोई भी पार्टी प्रपोजल दे सकती है, कोई भी पार्टी एक्सेप्ट कर सकती है, बट दोनों का म्यूचुअली डिसाइड होता है। दोनों ही फॉर्म्स में इर्रिवोकेबल डिवोर्स है, इसको वापस से वो लोग रीमैरिज आपस में नहीं कर सकते हैं अगर खुला एंड मुबारक है तो। हाँ, बट अगर ये तलाक है तो वो लोग इस डिवोर्स को जो है वो इर्रिवोकेबल कर सकते हैं। व्हाट इज़ इजाब? इजाब मतलब प्रपोजल, ऑफर, जो मुस्लिम सिविल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हस्बैंड या वाइफ जो भी होगा, जो भी ऑफर मेड करेगा एक पर्सन, उस ऑफर को बोलेंगे इजाब। इजाब मीन्स द प्रपोजल और द ऑफर मेड बाय वन पार्टी टू एंटर इनटू मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ मुस्लिम मैरिज, दैट इज़ निकाह। निकाह का सबसे पहला एलिमेंट है इजाब। इजाब का कबूल होगा तो ही निकाह जो है वो कबूल माना जाएगा, मतलब मान्य माना जाएगा। द ऑफर मस्ट बी मेड इन अ क्लियर एंड अनएम्बिग्युअस वर्ड्स। एकदम क्लियरली बोलने चाहिए और कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये माना जाएगा कि वो अपने विल से वॉलंटरीली नहीं कर रहे हैं। इट शुड बी एक्सेप्टेड इमीडिएटली बाय द अदर पार्टी। उसी मीटिंग में इमीडिएटली दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं तो वैलिड मैरिज नहीं होगा, वैलिड निकाह नहीं होगा। ऐसे नहीं इजाब आज है और कबूल 2 दिन बाद है, वैसा नहीं चलेगा। तो it should be accepted immediately by the other party and the same meeting. Ijab and Kabul together constitute a valid marriage contract called nikah. Without ijab, a Muslim marriage is not valid. अब what is the place of Christian marriage? Christian marriage के हिसाब से कौन सी place होनी चाहिए जहाँ पे मैरिज हो? अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टाइम क्या होगा, तो 6 AM to 7 PM। और प्लेस क्या होती है? जनरली चर्च होती है, बट अगर चर्च नहीं है तो कोई और ऐसी जगह जो मैरिज रजिस्ट्रार परमिट करता है। तो मैरिज मस्ट बी परफॉर्म्ड सोलेमनाइज इन चर्च लाइसेंस्ड फॉर मैरिज। और वो कोई भी चर्च नहीं, वैसे चर्च जहाँ पे मैरिज के लिए लाइसेंस्ड है, जहाँ पे मैरिज आपकी जो लाइसेंस्ड हो सकती है, मतलब एलोकेटेड है कि इस चर्च में मैरिज हो सकती है। या तो फिर द ऑफिस ऑफ अ मैरिज रजिस्ट्रार, या तो फिर कोई ऐसी प्लेस जो परमिट की गई है अंडर द एक्ट। द मैरिज मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन ऑथोराइज अंडर द एक्ट। एक्ट के हिसाब से जो भी पर्सन, जो प्रीस्ट होगा, जो पर्सन उसमें दिया गया है कि प्रीस्ट हो सकता है चर्च के, फिर वो मैरिज का रजिस्ट्रार हो सकते हैं, या फिर वो मिनिस्टर हो सकते हैं जो अपॉइंट होते हैं फॉर अ मैरिज करवाने के लिए। तो उनमें से कोई भी जो भी पर्सन होगा, ऑथोराइज होगा एक्ट के हिसाब से, वो ही मैरिज परफॉर्म करवा सकता है। द सेरेमनी शुड बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड लीगल फॉर्मेलिटीज। इट मस्ट बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 विटनेस। सब में 2 विटनेस ही है, याद करने की जरूरत नहीं है। अ मैरिज परफॉर्म्ड एट एन ऑथोराइज प्लेस इज लीगली वैलिड। तो जो जहाँ पे मैरिज परफॉर्म हो रही है ऑथोराइज प्लेस, वो लीगली वैलिड है, ऑथोराइज प्लेस पे है तो ही। अब मोबैद या दस्तूर किसको बोला जाता है? जो पारसी प्रीस्ट होते हैं जो मैरिज करवाते हैं, पारसी मैरिज को बोलते हैं आशीर्वाद, और करवाते कौन है? मोबैद या दस्तूर। अ मोबैद और अ दस्तूर इज़ अ पारसी प्रीस्ट। वो पारसी प्रीस्ट है, मतलब संत है। जो दस्तूर है, हु परफॉर्म्स रिलीजियस सेरेमनी, जो सारी रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करवाते हैं, वो मोबैद या दस्तूर उनको बोला जाता है। ही इज़ ऑथोराइज टू सोलेमनाइज मैरिजेस अंडर द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट। तो जो दस्तूर होंगे, जो मोबैद होंगे, वो ही ऑथोराइज है पारसी मैरिज को करवाने के लिए। दस्तूर इज जनरली अ सीनियर और हाई रैंकिंग प्रीस्ट। जो हाई रैंकिंग प्रीस्ट होंगे या जो सीनियर प्रीस्ट होंगे वही दस्तूर होते हैं। ही कंडक्ट मैरिज एंड अदर रिलीजियस रिचुअल्स अकॉर्डिंग टू ज़ोरास्ट्रियन कस्टम्स। द प्रीस्ट ऑल्सो सर्टिफाइज द मैरिज आफ्टर इट्स सोलेमनाइजेशन। हिज प्रेजेंस इज असेंशियल। वैलिड मैरिज सेरेमनी, पारसी मैरिज सेरेमनी को अगर वैलिड बनाना है तो उनका प्रेजेंस असेंशियल है। जो भी प्रीस्ट हैं, पारसी प्रीस्ट हैं, मोबैद और दस्तूर, वो
नेम द सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के प्राइमरी सोर्स है, मेन सोर्स है कुरान, सुन्ना, इजमा और कियास। तो एक तो कुरान है, हमको पता है, सुन्ना जिसे हदीत भी बोला जाता है, इजमा मतलब जो कॉन्सेंसस जो बोलता है और कियास जो हमने एक क्वेश्चन किया कि एनालॉजिकल रीजनिंग है वो रीज़न बताता है, इंटरप्रिटेशन बताता है कि ये ऐसा क्यों होना चाहिए, तो वो कियास है। कुरान तो हमें पता है कि होली बुक है। फिर सुना और इजमा, तो सेकेंडरी सोर्सेस क्या है इसके, एक तो उनके कस्टम्स है, मतलब जो प्रथा चली आ रही है। उसके बाद जुडिशल प्रेसिडेंस है, जो पहले के केस लॉस हैं, प्रेसिडेंस मतलब प्रीवियस केस लॉस के जजमेंट्स, तो वो भी एक सोर्स है मुस्लिम लॉ का। और लेजिस्लेशन क्या बोलती है, वो भी एक लॉ सोर्स है मुस्लिम लॉ का। और इक्वालिटी क्या बोलती है, वो भी एक मेन सोर्स है मुस्लिम लॉ का। तो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या आया, कुरान, सुन्ना, इजमा और कियास। 2 क्यू से है और एस और आई ऐसे याद कर सकते हैं। तो QSIQ ऐसे याद कर सकते हैं, कुरान, सुन्नत, इजमा और कियास। अब सेकेंडरी सोर्स हमें पता है कि कस्टम्स हो सकते हैं, ट्रेडिशन हो सकते हैं, पहले के केस के जजमेंट हो सकते हैं, जुडिशल प्रेसिडेंस, लेजिस्लेशन और इक्विटी हो सकता है। कुरान जो है वो प्राइमरी और सुप्रीम सोर्स है। सुन्ना जो है वो उस चीज़ों को बताता है कि जो प्रॉफेट मोहम्मद थे उनके ट्रेडिशंस के बारे में, उनसे सीख के जो चीज़ें आई है वो सुना है। और इजमा और कियास जो है वो रिजॉल्व करते हैं इश्यूज़ को जो कुरान में नहीं दिए गए। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुरान में तो सब दिया गया है, बट कुरान में कुछ चीज़ें की क्लियरिटी नहीं है, तो वो जो इंटरप्रिटेशन है वो इजमा और कियास पूरी करते हैं। तो ये जो सोर्सेस हैं कलेक्टिवली मुस्लिम लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ के सोर्सेस हैं, मतलब वो डिराइव कहाँ से हुआ है, तो कुरान से, इजमा से, सुन्नत से और कियास से। QSIQ। सेकेंडरी सोर्सेस हैं कस्टम, मतलब जो चली आ रही है प्रथा, इस्लामिक प्रिंसिपल, जुडिशल डिसीशंस जो पहले के कोर्ट केस लॉस हैं या केस डिसीशंस हैं। फिर लेजिस्लेशन जो स्टैट्यूटरी लॉज हैं, और बाद में है जस्टिस के हिसाब से, न्याय के हिसाब से, इक्वालिटी के हिसाब से, और अच्छा कंशाइंस, मॉरली क्या सही होना चाहिए, उस हिसाब से सेकेंडरी सोर्सेज डिसाइड हुए हैं। अब तलाक के कितने टाइप्स हैं, तो एक तो है तलाक उल सनत, जिसको हसन भी बोला जाता है या हसन भी बोला जाता है, जो हस्बैंड ही इनिशिएट करता है। दूसरा है तलाक उल बिद्दत, जो इंडिया में अलाउड नहीं है, वैलिड नहीं माना जाता है, दैट इज़ ट्रिपल तलाक। अब तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत में क्या फ़र्क है। तलाक उल सुन्नत में एक ही बार में कंटिन्यूसली 3 बार तलाक नहीं बोला जाता है, उसमें टाइम लिमिट होती है। एक बार तलाक बोला, उसके बाद कुछ टाइम लिमिट होगी, मतलब उनके पास चांस है कि उस मैरिज को जो है वो फिर से फिक्स कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। बट तलाक उल बिद्दत में वो मैरिज को रिट्राइव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक ही बार 3 बार तलाक बोल दिया। तो जब भी अगर तलाक उल बिद्दत का या ट्रिपल तलाक का आता है तो सायरा बानू केस इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है हमारे सिलेबस में एक ही इसके लिए और भी केस लॉज हैं, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट केस लॉ है कि सायरा बानू केस जो है वो ट्रिपल तलाक के केस को हाईलाइट करता है। उसके बाद जो है वो ट्रिपल तलाक जो है वो बैन हो गया, तो तलाक उल बिद्दत जो है वो नहीं है। उसके बाद है खुला, जो अभी हमने देखा, म्यूचुअल इनिशिएटेड बाय वाइफ, नॉट म्यूचुअल। मुबारक जो है वो इनिशिएटेड बाय वाइफ है, खुला जो है वो इनिशिएटेड बाय वाइफ है। उसके बाद है मुबारक जो है वो म्यूचुअल है, जो हमने देखा वो। और लास्ट आता है तलाक ए तफवीज़। ये क्या है ना, तलाक ए तफवीज़, जो हस्बैंड ही अपने वाइफ को अपना पावर दे देते हैं कि जब भी तुम्हें चाहिए मुझसे तलाक ले लेना, तो उसे बोलेंगे तलाक ए तफवीज़। मतलब है तो वो हस्बैंड का ही पावर, उसके पास भी पावर है, बट उसने अपने वाइफ को भी पावर दिया हुआ है तलाक लेने का। तो तुम्हें जब चाहिए तुम मुझसे तलाक ले सकती हो। यूजुअली सिर्फ हस्बैंड के पास ही पावर होता है, बट तलाक ए तफवीज़ में वाइफ को पावर दिया जाता है, एक डेलीगेशन दिया जाता है। तो ये टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं तलाक के। तलाक उल सुन्नत नॉर्मल, जो हस्बैंड, जो अप्रूव्ड फॉर्म है बेस्ड ऑन सुन्ना एंड कंसीडर्ड द प्रॉपर फॉर्म, उसके भी 2 टाइप हैं। तलाक अहसन के 1 प्रोनाउंसमेंट होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्योरिटी, तो एक टाइम पे एक ही बार बोला जाएगा प्रोनाउंस तलाक, उसके थोड़े पीरियड के बाद बोला जाएगा, ताकि उनको भी सोचने का, समझने का, मैरिज को फिक्स करने का टाइम मिले। और तलाक हसन में नो सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड, वो हमने ऑलरेडी देखा है। और रिवोकेबल ड्यूरिंग इद्दत, और इद्दत के पीरियड के टाइम पे उसको रिवोक कर सकते हैं, तलाक को कैंसिल कर सकते हैं, उनको चाहिए अगर
फिर से अगर उनको मैरिज को रिट्राई करना है, साथ में रहना है तो रह सकते हैं। तलाक हसन में क्या होगा, 3 प्रोनाउंसमेंट होंगे बट 3 सक्सेसिव पीरियड्स ऑफ प्योरिटी होंगे। मतलब ये जो है तलाक हसन इस एक ही बार तलाक बोला है और फिर बाद में उनको लग रहा है कि हम रिट्राइव कर रहे हैं तो कर सकते हैं मैरिज को। लेकिन तलाक हसन में क्या होगा कि 3 ही बार सक्सेसिव पीरियड्स ऑफ प्योरिटी में बोलेंगे, तो इसमें भी जो है रिवोकेबल का चांस है। मतलब थर्ड बार जब तक नहीं बोला है, ये एक ही साथ 3 बार तलाक नहीं बोलेंगे, एक बार बोलेंगे, फिर गैप के बाद दूसरी बार, फिर गैप के बाद दूसरी बार। तो जब तक तीसरी बार नहीं हो रहा है तब तक इस तलाक को, डिवोर्स को रिवोक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं चाहे तो, बट इररिवोकेबल हो सकता है आफ्टर द थर्ड प्रोनाउंसमेंट। एक मिनट। तो ये जो है वो बिकम्स इररिवोकेबल आफ्टर द थर्ड प्रोनाउंसमेंट। थर्ड प्रोनाउंसमेंट के बाद अगर ये है तो वो इररिवोकेबल होगा, उसे कोई जो है वो कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो और उसके बाद है ये जो सायरा बानो केस में है जो इररिवोकेबल है, 3 प्रोनाउंसमेंट मेड एट वंस और इन वन सिटिंग। एक सिटिंग में अगर प्रोनाउंसमेंट हो गया, एट वंस हो गया, तो ये बैन है। इंस्टेंट एंड इररिवोकेबल अंडर ट्रेडिशनल सुन्नी लॉ और डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड इन इंडिया बाय शरिया बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लेटर प्रोहिबिटेड। और इसको बाद में प्रोहिबिट भी किया गया और उसके लिए एक्ट बनाया गया, क्योंकि ये जो शरिया बानो का केस था वो 2017 का था। उसके बाद 2019 में इसको मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज पे प्रोहिबिटेड किया गया। और ये जो है वो खुला जो है वो इनिशिएटेड बाय दी वाइफ है, was initiated by wife और wife offers consideration usually return dower or another agreed amount। जो वो डोवर है वो रिटर्न करती है उसमें खुला में, एंड और हस्बैंड उसे एक्सेप्ट करता है। और मुबारक में तो म्यूचुअली जो दोनों डिसाइड करके उसको डिवोर्स करते हैं। और एक होता है तलाक बाय वाइफ, जो तफवीज़ बोला जाता है, जिसको जो हस्बैंड खुद ही डेलीगेट करता है अपना पावर अपनी वाइफ को कि तुम जब चाहो तलाक ले सकती हो। अब हु इज़ अ मुस्लिम हमने ऑलरेडी किया है। व्हाट इज़ द इद्दत पीरियड वो भी हमने किया है, एक बार देख लेते हैं। इद्दत पीरियड आफ्टर डिवोर्स इज़ 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और 3 लूनार मंथ्स। लूनार मतलब मून कैलेंडर के हिसाब से 3 महीने या फिर 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल। इफ़ वुमेन डज नॉट मेंस्ट्रुएट, इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट, द इद्दत कंटिन्यूज अंटिल द बर्थ ऑफ चाइल्ड। आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो, क्योंकि इस पे केस लॉ का क्वेश्चन हमने देखा था। द इद्दत पीरियड इज़ 4 months and 10 days, 4 महीने 10 दिन। इफ़ विडो इज़ प्रेग्नेंट, इट लास्ट अंटिल चाइल्ड बर्थ तक जो है वो इद्दत पीरियड होगा। और अगर हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो 4 months और 10 days। The purpose of iddat is to ascertain pregnancy and respect the mutual marital relationship. It is compulsory under Muslim law। जो इद्दत पीरियड है वो कंपलसरी है इसमें मुस्लिम लॉ में। हाउ मैनी विटनेसेस आर नेसेसरी फॉर पारसी मैरिज? 2 विटनेस नेसेसरी है। मोबेड जो है पारसी प्रीस्ट है वो करवाते हैं, दस्तूर या मोबेड जो भी आप नाम बोलो वो करवाते हैं। विटनेस ज़रूरी होनी चाहिए। दे साइन द मैरिज सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द प्रीस्ट एंड द पार्टीज़, और उनका प्रेजेंस मैंडेटरी होता है। 2 विटनेस के बिना मैरिज जो है वो वैलिड नहीं होगी। टेस्टेटर कौन होगा? जो विल बनाएगा, जो डिक्लेयर करेगा कि प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूट कैसे होनी चाहिए। कोडिसिल क्या है? हमने देखा कि एक डॉक्यूमेंट है विल के हिसाब से जो अल्टर करता है, ऐड करता है, प्रोविजंस कुछ ऐड करने हैं। सप्लीमेंट्री विल जिसको बोल सकते हैं हम लोग, कहीं पूरी विल को चेंज करने के बजाय वो एक एडिशन क्लॉज उसको ऐड करना है या डिलीट करना है या अल्टर करना है, उसके लिए कोडिसिल होता है। रेसिडुअल लीगेसी हमने कल ही किया था। डेलीगेट्स कौन अपॉइंट करता है अंडर पारसी मैरिज एक्ट? तो गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट्स अपॉइंट करती है। डिफाइन तुहुर, तुहुर क्या है? तुहुर मतलब पीरियड ऑफ प्योरिटी है बिटवीन 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल। अंडर मुस्लिम लॉ इट इज़ रिलेवेंट टू सर्टन फॉर्म ऑफ तलाक के लिए ये तुहुर का पीरियड इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उतना वेटिंग पीरियड इन द सेंस जो एक बार तलाक बोला है फिर दूसरी बार तलाक बोला है तो उसके बीच में तुहुर का जो पीरियड है वो वेट करना है, दैट इज़ बिटवीन दी 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो स्पेशली तलाक ए हसन और तलाक ए अहसन और तलाक ए हसन में तलाक शुड बी प्रोनाउंस्ड ड्यूरिंग तुहुर व्हेन वाइफ इज़ नॉट मेंस्ट्रुएटिंग। सो ये तुहुर का ये है। उसके बाद है विल का डेफिनेशन हमने किया हुआ है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्यूबर्टी वही है। एंड डी फैक्टो गार्जियन क्या है एक बार देख लेते हैं।
अ डी फैक्टो गार्जियन इज़ अ पर्सन हु टेक केयर ऑफ अ माइनर, जो माइनर का हमने गार्जियन का डेफिनेशन पढ़ा था। डी फैक्टो गार्जियन मतलब ऐसा गार्जियन जो कहीं लॉ के हिसाब से नहीं लिखा हुआ है, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, डी फैक्टो है, या डिफेक्ट आप समझ के चलो, तो वो एक्चुअली डिफेक्ट नहीं है बट लॉ के हिसाब से नहीं है वो। तो डी फैक्टो गार्जियन इज अ पर्सन हु टेक केयर ऑफ अ माइनर एंड मैनेजेस माइनर प्रॉपर्टी विदाउट बीइंग लीगली अपॉइंटेड। ये लीगली अपॉइंटेड नहीं है बट वो कर रहा है। सच गार्जियनशिप अराइजेस फ्रॉम एक्चुअल कस्टडी एंड केयर। एक्चुअली जो उसकी केयर कर रहा है, एक्चुअली कस्टडी कर रहा है, वो ही देखेगा, क्योंकि वो लीगली अपॉइंटेड होना हो उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है और वो लीगली अपॉइंटेड नहीं है। अंडर मुस्लिम लॉ अ डी फैक्टो गार्जियन हैज़ नो अथॉरिटी टू एलिनेट द माइनर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो वो माइनर की प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही वो उसके कोई अथॉरिटी नहीं है, वो लीगली अपॉइंटेड भी नहीं है। हिज पावर्स आर लिमिटेड टू द एक्ट बेनिफिशियल टू माइनर। बस माइनर की बेनिफिट्स के लिए उसको थोड़े बहुत पावर है। ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ लीगल और नेचुरल गार्जियन। उसका लीगल या नेचुरल गार्जियन कौन होगा? उसके फादर होंगे, या उसका फादर ने अपॉइंट किया हुआ एग्जीक्यूटर होगा, या फिर उसका पैटर्नल ग्रैंडफादर होगा, मतलब दादाजी होंगे, या उनके पैटर्नल ग्रैंडफादर का अपॉइंट किया हुआ एक एग्जीक्यूटर होगा। तो ये लीगल गार्जियन हुए या नेचुरल गार्जियन हुए। उसके अलावा डी फैक्टो गार्जियन होता है जो नॉट लीगली अपॉइंटेड और जो अपने हिसाब से वो बच्चे की केयर कर रहा है, अच्छी बात है, बट उसके जो भी कोई अगर वो डील करता है तो वो अनऑथोराइज डीलिंग में माना जाएगा। इंटरस्टेट और टेस्टामेंट्री सक्सेशन किया हुआ है। फिर टाइम लिमिट ऑफ क्रिश्चियन मैरिज 6 बजे से 7 बजे तक किया हुआ है। इलेजिटिमेट चाइल्ड का भी किया हुआ है हमने, और टेस्टेटर रिलेटेड ये किया है। अब एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एग्नेट एंड कॉग्नेट। एग्नेट ऐसा पर्सन होता है रिलेटेड टू अनदर होली थ्रू मेल लीनिएज, जो फादर लीनिएज है, मेल लीनिएज है, फादर, उनके ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, या उन फादर का बेटा, उसका बेटा, मेल लीनिएज जो होगी वो एग्नेट है। कॉग्नेट इज रिलेटेड थ्रू वन और मोर फीमेल लिंक। जो फीमेल रिलेटेड सक्सेशन है, मदर साइड, मदर के मदर, मदर के मदर, वो सब जो है वो कॉग्नेट बोले जाते हैं। बोथ रिलेशनशिप में अराइज बाय ब्लड और एडॉप्शन। हो सकता है वो ब्लड से हो और हो सकता है वो एडॉप्शन भी हो सकते हैं। और उसके बाद है, वैसे ये हिंदू सक्सेशन एक्ट का है, वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है।